अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम एक और लेक्चर आपका स्टार्ट करेंगे और वो लेक्चर हमारा होगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस के बारे में, जहां आपने छोड़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस क्या होते हैं, और इसमें लॉरी और ब्राउनस्ट्रीट का कंसेप्ट भी शामिल है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे ये मालूम करेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी कंफर्मेशन कैसे होती है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके हैं इनके। तो हम इसमें सबसे पहले जाएंगे, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी कह सकते हो, रिलेटिव माना कंपैरेटिव, जब कंपेयर करो तो अब यहाँ पे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की तरफ जाएंगे, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी एसिड्स और बेसिस जो है इनकी स्ट्रेंथ जो है वो किसके साथ, कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करती है। जैसा कि आप जानते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब या फिर बेस का मतलब है द एसिड, यानी एन एसिड विच इजीली क्या करेगा, डोनेट्स प्रोटॉन, यानी जो डोनेट करेगा आसानी से क्या, प्रोटॉन H+, ठीक। और उसके बाद एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा कैन इजीली, ये आसानी से क्या करेगा, डोनेट्स OH आयन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग होने के लिए ये बातें होनी चाहिए, इजीली प्रोटॉन लूज करे, इजीली क्या करे, ये ऑलमोस्ट OH रिलीज करे, तो बेस है, प्रोटॉन रिलीज करे तो एसिड है। अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन इजीली एसिड कौन सा लूज करता है, कौन सा एसिड लूज करता है इजीली। तो उसके लिए आप देखो, जैसे HCl है, अब HCl और H2O, ये भी अगर हम एसिड के तौर पर ले लें और H2O को भी एसिड के तौर पे ले लें, तो दोनों एसिड का काम कर सकते हैं। भाई ये देखो HCl है, इसको हमने वाटर में H2O में डिसॉल्व किया तो प्रोटॉन रिलीज कर दिया, और जब वाटर को हमने आयोनाइज किया, इसमें कोई हमने क्या मिलाया, बेस मिला दिया, तो फिर ये क्या करता है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और वाटर भी यही काम करेगा कि ये प्रोटॉन रिलीज करेगा। तो अब सिर्फ ये देखना है कि कौन सा एसिड प्रोटॉन इजीली लूज कर रहा है और कौन सा प्रोटॉन हार्डली लूज कर रहा है। जिसमें से इजीली लूज होगा तो वो स्ट्रॉन्ग क्या कहलाएगा, एसिड, और जिसमें से ये प्रोटॉन आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, वीक एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की पहचान इसके बॉन्ड से की जाती है। अब यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है, ठीक है। अब ये बताओ कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ये है 3, और ऑक्सीजन की कितनी है 3.5। तो समझ लो HCl का बॉन्ड जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है, वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये बॉन्ड क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इसको तोड़ने के लिए काफी वाटर को एनर्जी चाहिए, और यहाँ ये निस्बतन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो कम एनर्जी चाहिए, तो ये ब्रेक हो जाएगा।
तो जिसमें से बॉन्ड वीक है इसके कॉन्जुगेट एसिड के साथ, उसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो क्या है, बेस जो है वो क्या है, वीक है, बॉन्ड वीक है प्रोटॉन का, किसके साथ, नेगेटिव आयन के साथ। तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, और जब ये जल्दी यानी इजीली टूट जाएगा तो फिर प्रोटॉन इजीली लूज हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोटॉन इजीली क्यों लूज करता है, क्यों डोनेट करता है, क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसका प्रोटॉन वीकली बॉन्डेड होता है उसके नेगेटिव आयन के साथ। अब जैसे मैं आपको कहूं भाई HCl है, यहाँ ये एसिड है, अब इस एसिड को हम ब्रेक करते हैं, तो H प्लस अलग कर दो, Cl माइनस अलग कर दो, ये तो इसका है ही एसिड का आयन, ठीक है, ये एसिड का आयन है, और ये इसका क्या है, ये है आयन, लेकिन ये एसिड का क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो हमेशा अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसके स्ट्रॉन्ग की वजह क्या है, उसका ये जो एटम है नेगेटिव आयन, ये वीक है, ये ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, किसको, पेयर को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा, तो इसलिए कॉन्जुगेट बेस जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का, वो खुद एक वीक क्या होता है, बेस होता है, और इसका बॉन्ड ऑलमोस्ट इसके साथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, और ये इजीली ये बॉन्ड तोड़ देता है, और फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड में से प्रोटॉन आसानी से रिलीज हो जाएगा। अब जहां तक बात आती है वीक एसिड की, तो फिर वीक एसिड में यही बात क्या हो जाती है, उलट हो जाती है। इसका बॉन्ड है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो इसमें से प्रोटॉन रिलीज तो होगा, लेकिन ये प्रोटॉन इतना रिलीज आसानी से नहीं होगा, ये वाटर का कॉन्जुगेट क्या है, बेस जरूर है, लेकिन ये बेस जो है अपनी जगह एक स्ट्रॉन्ग क्या है, आमतौर पर बेस होगा, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, इस वजह से यहां इसका बॉन्ड भी प्रोटॉन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये आसानी से इजीली लूज नहीं करेगा, तो इस वजह से ये एसिड क्या कहलाएगा, एक वीक एसिड कहलाएगा। तो हमेशा आप एसिड या बेस को देखना चाहते हो तो एसिड का देखो कॉन्जुगेट बेस, और बेस का देखो कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर हमने यहाँ पे अब बेस को देखना है, तो बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, इसमें हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, OH। OH अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, सोडियम पे चार्ज कौन सी आएगी, प्लस। अब ये जो प्लस में इसका गया है, ये खुद तो एक स्ट्रॉन्ग बेस का आयन है, किसका आयन है, स्ट्रॉन्ग बेस का ये आयन है, लेकिन सोडियम का आयन जो है ना, ये है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड। बेस का पॉजिटिव आयन कॉन्जुगेट एसिड होता है, पर अफसोस ये है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस का पॉजिटिव आयन यानी कॉन्जुगेट एसिड जो है ना, ये कोई ताकतवर आयन नहीं है, ये है वीक एसिड, वीक एसिड है, इसमें पेयर लेने की सलाहियत ही नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ सोडियम ने OH के साथ वीक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, OH ताकतवर है, आसानी से अपना OH रिलीज कर देता है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या था, वीक एसिड था, तो ये रिलीज हो गया, इस वजह से फिर क्या होगा, ये बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो हम स्ट्रॉन्ग बेस में हमेशा यही चीज देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसका बॉन्ड किसके साथ हो, किसी वीक पॉजिटिव आयन के साथ। अब देखो ये KOH है, ये तो सोडियम से भी वीक एटम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
तो ये तो और ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है। इससे तो OH बिल्कुल जल्दी में अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर ले लेगा। तो OH जल्दी से अपना बॉन्ड तोड़ सकता है इससे, क्योंकि ये बहुत वीक है, बहुत पुअर एटम है। तो हमेशा हम स्ट्रॉन्ग एसिड तभी कहेंगे जब उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा, इजीली प्रोटॉन रिलीज कर देगा, नेगेटिव आयन नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा उसका। और स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जिसका पॉजिटिव आयन यानी कॉन्जुगेट एसिड जो है वो वीक होगा और उसका OH के साथ यानी बेस के साथ बॉन्ड वीक होगा, और पानी में थोड़ी एनर्जी मिल गई तो वैसे ही रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर देखना चाहो तो बहुत आसान हो जाता है। आप उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड देखो कि आमतौर पर क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्या बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड इज ए वीक एसिड। एक वीक एटम होता है, वीक एसिड होता है, बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक एसिडिक आयन होता है। ठीक है, तभी आसानी से बॉन्ड टूट जाता है, प्रोटॉन रिलीज, OH आसानी से रिलीज हो जाता है। उसके बाद जो है हम यहां पर आते हैं, तो अब एसिड की बारी आती है। तो कॉन्जुगेट बेस होता है नेगेटिव आयन, किसका, ये होता है एसिड का नेगेटिव आयन। कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है इज ए वीक बेस। बेस वीक होता है इसलिए आसानी से प्रोटॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देता है। तो इस वजह से ये बेस इतना ताकतवर नहीं है जो प्रोटॉन को ट्रिक कर सके, बॉन्ड बना सके, तो ये इजीली टूट जाता है। तो यहाँ पे हम अगर इस एतबार से देखें तो हमें स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखो मैं आपको कहता हूं HF और दूसरा कौन है, HCl। तो ये जो है ये वीक एसिड है और ये उसके मुकाबले में थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्यों, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है और इसकी EN वैल्यू देखो कितनी है, 3.0। तो इसका तो 2.1 ही है, इसका भी 2.1 है। अब बताओ ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा या ये, यहाँ बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग बॉन्ड है। तो देखो बॉन्ड स्ट्रांग है तो प्रोटॉन तो आसानी से रिलीज नहीं होगा ना, तो वीक हो गया। और यहाँ बॉन्ड निस्बतन क्या है, थोड़ा सा वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, तो इस वजह से प्रोटॉन रिलीज करना बहुत आसान हो गया, क्विकली हो जाएगा। तो फिर इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड को जब भी देखें तो उसका बस नेक्स्ट नेगेटिव आयन कमजोर होना चाहिए, तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। और ये ताकतवर है तो फिर एसिड वीक होगा। अब देख लो HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद कौन है, H2O वाटर है, ठीक है। उसके बाद कौन है, एसिटिक एसिड, सबसे समझ लो कि वीक एसिड है। क्यों, प्रोटॉन 2 ताकतवर एटमों के साथ, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, कार्बन के साथ, तो यानी स्ट्रेंथ ऑर्डर इनका यहां पर इस तरीके से चलेगा। अब अगर हम बेसिस की स्ट्रेंथ को देखें तो बेस की स्ट्रेंथ में आपको क्या मिलेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद थोड़ा बहुत वीक होगा कौन, H2O होगा, और इन सब से वीक कौन होगा, NH3 होगा, अमोनिया होगा। तो बेस का वीक होना प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने पर उस पर डिपेंड करता है, और इसी वजह से हम यहाँ और भी बेसिस ले सकते हैं, जैसे हमारे पास अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, थोड़ा सा वीक बॉन्ड प्रोटॉन के साथ बनाएगा, ये उससे भी वीक बनाएगा, ये सबसे वीक बनाएगा, पर इसका केटाइन का एनाइन के साथ बहुत स्ट्रांग होगा। तो सबसे वीक बेस होगा, सबसे स्ट्रांग, ये इजीली OH रिलीज करेगा, इसमें से थोड़ा एनर्जी ज्यादा, इसमें प्रोटॉन लेने की सलाहियत आमतौर पर इनके मुकाबले में थोड़ी सी आमतौर पर क्या है, ज्यादा है, और इसमें सबसे कम है, OH बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है इस वजह से। तो ये तो हो गया कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस किस बिना पर, किस मौके पर, किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो तो ये होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग on strength, strength of an acid और बेस। यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को क्या कर सकती हैं, बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती हैं, तो वो कौन सी बातें होती हैं। तो इनमें हम सबसे पहले यहां पर लेते हैं, यानी वो है आमतौर पर डिग्री, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और या फिर हम इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये एल्फा से लिखी जाती है। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या एल्फा कैसे निकालोगे, यहां लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ एसिड और बेस क्या हुए आमतौर पर आयोनाइज्ड, यानी आयंस में कितने मोल टूटे, आयंस में चेंज हुए, और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ एसिड और बेस डिसॉल्व्ड, कितने आपने हल किए और कितने उसमें से आयंस में टूटे, हल कितने किए और आयंस में कितने टूटे, ये कहलाती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब जैसे मैं आपको एल्फा यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम निकालना चाहते हैं, बट किसकी निकालना चाहते हो, ये एल्फा कैलकुलेट करना चाहते हो HCl की, और आपने यहां हल किए हैं टोटल डिसॉल्व किए 10 मोल, और इसमें से कितने मोल हल हो गए हैं, आयंस में टूट गए 8। तो अब देखो 10 इसको डिवाइड करेगा 0.8, तो इसका आंसर कितना आया 0.8। अब ये है इसका HCl का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और ये जितने ज्यादा मोल हल होंगे आयंस में टूटेंगे उतना एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जितना ये कम हल होंगे उतना एसिड क्या होगा, ये वीक होगा। अब हम इसको, इसी को चाहे एसिड के हो चाहे बेस के हो, यही तरीका करोगे, उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी मालूम कर सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी मालूम कर सकते हो, तरीका यही चलता है। अब आते हैं हम इसी में, हम लेते हैं परसेंट आयोनाइजेशन। क्या, परसेंट आयोनाइजेशन, यानी अगर 100 मोल उठाते हो एसिड के या फिर बेस के, तो हर 100 मोल में से कितने मोल आयोनाइज होंगे और कितने मोल अनआयोनाइज होंगे। तो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए
आयोनाइज्ड और डिवाइडेड बाय टोटल, अभी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ मोल्स क्या किए, डिसॉल्व, हल किए, ठीक है, इनटू क्या कर दो 100, तो ये हो जाएगी परसेंट आयोनाइजेशन। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि HCl है, इसके 10 मोल हमने हल किए थे, 8 आइंस में टूट गए, 2 वैसे पड़े, तो अब इसको इनटू क्या कर दें 100, तो देखो ये इसको 0.8 डिवाइड किया, अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.80 यहाँ पर है, तो ये हमारा हो जाएगा 80%। तो जितना परसेंट ऑफ आयोनाइजेशन यानी एल्फा, इसको समटाइम आप एल्फा भी कहते हो, ठीक है, एल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंट मिल जाती है आयोनाइजेशन, यानी पर 100 हम कितने मॉलिक्यूल हल कर सकते हैं, किसमें, पानी में, वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, तो ये परसेंट आयोनाइजेशन बताएगा, यानी पर 100 मॉलिक्यूल पानी में हल करें लीटर में तो कितने मॉलिक्यूल हल हो सकते हैं। तो जितना ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी उतना समझ लो एसिड या फिर बेस जो है क्या होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। जितना ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इसका कम होगा उतना ये एसिड या फिर बेस क्या होगा, ये वीक होगा, क्या होगा, वीक होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एक और वैल्यू की तरफ, नंबर 2, उसको बोलते हैं के ए, और एक है के ए वैल्यू, या फिर दूसरी वैल्यू है के बी वैल्यूज, के बी वैल्यूज, के ए और के बी वैल्यूज। अब ये क्या है, असल में हमने कोई भी एसिड लिया, इसको हमने वाटर में H2O में डिसॉल्व किया और फिर हमने देखा कि ये टूटा है किसमें, आइंस में। अब इक्विलिब्रियम है क्योंकि वीक एसिड है, ठीक है ना, एसिड क्या है, वीक एसिड है, तो हम इसका बनाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। और ये कैसे बनाते हो, जाहिर है जो आइंस यानी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है उसको ऊपर रखोगे और जो रिएक्टेंट यानी अनडिसॉल्व्ड अमाउंट है उसको अपॉन में रखोगे, जैसा कि यहाँ पर हम रख रहे हैं, ठीक है, ये रख रहे हैं। अब जो भी वैल्यू आपको मिलेगी इसको क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसको बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, क्या बोलोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स। अब ये के ए वैल्यूज जो है इनका आमतौर पर यानी आयंस कितने मोल टूटे हैं और कितना अनआयोनाइज मोल पड़े हुए हैं, इनका रेशो निकाल लो। ये वैल्यू के ए कहलाएगी एसिड के लिए, अगर बेस होगा तो के बी कहलाएगी। तो ये के ए या के बी वैल्यू क्या कहलाती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस, जब एक एसिड या बेस किस फॉर्म में हो, इक्विलिब्रियम में हो, डिसॉल्व किया हुआ हो, तो फिर इसकी के ए वैल्यू निकाली जाती है या फिर उसकी के बी वैल्यू निकाली जाती है। अब यहाँ पे याद रखना कि के ए वैल्यू और या फिर के बी वैल्यू जो है ये आम तौर पर ये जो वैल्यूज होंगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके साथ, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। जितना एसिड और बेस जो है के ए वैल्यू या के बी वैल्यू बड़ी होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना के ए वैल्यू और के बी वैल्यूज एसिड या बेस की ये कम होंगी उतना एसिड या बेस जो है वो क्या होगा, वो वीक होगा, क्या होगा, वो वीक होगा। तो हम यहां पर अब इन एसिड्स और इन बेसिस की ए वैल्यूज
के बी वैल्यूज लेते हैं और फिर इनको देखते हैं कि व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो हमें इतना याद रखना है एसिड्स जो हैं इनकी के ए वैल्यूज का स्टैंडर्ड क्या है। सबसे पहले आते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स जिनमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह। तो इनकी के ए वैल्यू तकरीबन 1 × 10⁸ तक होती है, मैक्सिमम 10⁸। बाकी कोएफिशिएंट चेंज होते रहते हैं, तो हाईएस्ट यही है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कौन, वो आते हैं कार्बोजाइलिक एसिड्स और इनकी के ए वैल्यू जो है वो होती है 1 × 10⁻⁻⁵। थोड़ा कम है इनसे, तो वीक हो गए, एसिड भी होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है फिनोल्स। कौन से एसिड्स हैं? फिनोल्स हैं। तो इनकी के ए वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻10 फिनोल्स की। और इसके बाद फिर वैल्यू आती है किसकी? वाटर की। तो ये के ए वैल्यू वाटर की है, क्योंकि एसिड तो है ना, बेस भी एसिड भी है, 10⁻14 आती है। और इनसे भी कम, सबसे कम एसिडिटी होती है अल्कोहल्स की। और अल्कोहल्स के लिए के ए वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻15 से लेकर 1 × 10⁻⁻17 तक होती है। तो ये के ए वैल्यूज आपको ये बताती हैं कि कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रांग है और कौन सा एसिड जो है वो वीक है। और ये आमतौर पर जनरली अगर हम बात करें तो ये देखा जाता है या ये पढ़ा भी जाता है कि के ए वैल्यू जितनी ज्यादा उतना एसिड स्ट्रांग, जितना के ए वैल्यूज कम उतना एसिड क्या होगा? ये वीक होगा। अब यहाँ वाटर की भी देख सकते हो, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है? 10⁻⁻14 है। तो ये वाटर जब आयोनाइज होता है अपने आप आइंस में टूटता है। बट कब आइंस में टूटता है? जब वाटर अपने ही मॉलिक्यूल से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, तब ये फिर बनाएगा। तो ये वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। फिर हमें एक और वैल्यू मिलती है, इसको बोलते हैं पी के ए और पी के बी वैल्यूज। क्या बोलते हो? पी के ए और पी के बी वैल्यूज। पी के ए क्या है? पी के ए होता है नेगेटिव लॉग निकालो कौन सी वैल्यू का? के ए का, तो पी के ए कहलाता है। अब पी के बी नेगेटिव लॉग होता है किसका? के बी, इसका के बी वैल्यू का। तो ये हमेशा जो के ए वैल्यू है नेगेटिव लॉग, लॉग माना पावर, ये हमेशा उलट आती है। अब जैसे एसिड्स के लिए पी के ए वैल्यूज जो इनऑर्गेनिक एसिड थे, कौन से एसिड थे? इनऑर्गेनिक एसिड्स थे। तो इनकी पी के ए वैल्यू आ रही है -8। पावर को उलट कर दो बस, के ए वैल्यू थी 8, अब ये हो जाएगी -8। फिर उसके बाद है कार्बोजाइलिक एसिड। तो कार्बोजाइलिक एसिड्स की पी के ए या नेगेटिव लॉग निकाला के ए का 5 आती है। उसके बाद जो है हम निकालते हैं फिनोल्स की। तो फिनोल्स की पी के ए वैल्यू जो है वो आती है 10। और उसके बाद हम वाटर की अगर निकालते हैं पी के ए वैल्यू, तो वो ही पावर का उलट कर देते हो, 14 आ जाता है, नेगेटिव लॉग निकालते हो। और अल्कोहल का क्या निकालते हो? पी के ए वैल्यू, तो ये 15 से 17 यानी 17 तक आता है। तो पी के ए वैल्यू जो है या पी के बी वैल्यू जो है
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और क्या कहते हो, बेस, इनके साथ। पीके ए या बेस है तो फिर पीके बी होगा। ठीक है, जितना ये वैल्यूज बढ़ती हैं तो एसिड या बेस उतना वीक हो जाता है, क्योंकि ये इनवर्स होता है। के ए वैल्यू तो डायरेक्ट है, अब नेगेटिव लॉग निकालोगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये है सॉल्युबिलिटी का। अब देखो पावर था +8, अब देखो यहाँ पावर क्या खड़ा है, -8, तो उलट हो गया ना। तो जब ये वैल्यूज उलट हो जाती हैं तो फिर एसिड्स और बेसिस जो है ना, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, इनकी स्ट्रेंथ इनवर्सली क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। किसके साथ प्रोपोर्शनल हो जाती है? इनकी स्ट्रेंथ के साथ। तो बेटा ये था हमारा एसिड और बेस के बारे में कंसेप्ट। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है और बेस कौन सा है, तो हम उसकी आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, उसकी परसेंट आयोनाइजेशन, उसके बाद हम उसका आम तौर पर जनरली हम उसका पी के ए वैल्यू या के ए वैल्यू जो है वो देखकर ये बता सकते हैं कि एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। तो नेक्स्ट टाइम इसी चैप्टर के मुतालिक हम एक और टॉपिक के साथ पीएच पीओएच के साथ फिर हाजिर होंगे, और उसके बाद फिर एक और टॉपिक आपका होगा, वो है ल्यूइस कंसेप्ट का। तो टिल टुमारो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।